सुयश के प्रस्त्र शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों पर ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यूं के जैसे काल की अंगड़ाइयाँ, उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए और मैं हूं आपकी होस्ट मेघा शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो अपने क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रहे हैं और इसी के बल पर वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। हमारी आज की गेस्ट की बात की जाए तो वह वर्तमान में प्रदेश के इतिहास की पहली महिला सदस्य है जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की मेंबर है। इसके साथ ही ये एक लेखिका है और सामाजिक व सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी है। तो स्वागत करते हैं आज हमारे स्टूडियो में श्रीमती भारती कुठियाला जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के लिए धन्यवाद जी। मैम आज आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी हम जानेंगे। हमारे दर्शक काफ़ी उत्सुक हैं क्योंकि आपका जो नाम है वो प्रदेश में एक जाना माना नाम है। तो आपके आरंभिक जीवन की बात करें तो क्या कुछ याद करती हैं आप? देखिए, मैं शिमला से ही हूँ और यहीं मेरा जन्म हुआ। सारी मेरी शिक्षा शिमला से ही हुई है और बचपन से ही रेडियो और दूरदर्शन से मेरा नाता रहा। और थोड़ा जब साहित्यिक पृष्ठभूमि जो मेरी रही है उसके नाते से लेखन में मैंने शुरू किया। कह लें कि पढ़ने का तो बहुत शौक़ था, लेकिन लेखन के लिए आपको किस तरह का लिखना है उसके लिए एक रुझान के साथ वो एक स्तरीय लेखन उभर नहीं रहा था। तो मैंने बहुत साल जो लिखा वो छपवाया नहीं। अब कुछ वर्षों से मैं इस साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं सामाजिक जीवन में भी मैंने सामाजिक सरोकार में भी काम करती रही हूँ। जी, बहुत ही खूब। जैसे मैम आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी है, लेकिन आपके जो आरंभिक जीवन है उसमें मैं और पीछे जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत से दर्शक जानते हैं कि 1973 के आसपास से आप जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही है AIR में, और उसके बाद तो आपका जो नाटक का भी सफ़र है वो 1983 से शुरू हो गया। तो उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं यहाँ हिमाचल के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, सभी उनको जानते हैं, प्रवीण चांदला जी। उन्होंने पोर्टमोर स्कूल में मैं पढ़ती थी, उन्होंने ये था अंधेर नगरी, अच्छा, उसमें मेरा चयन हुआ और अंधेर नगरी से मेरा सफ़र हुआ रंगकर्म के क्षेत्र में। उसके बाद उन्होंने ही मुझे कहा कि आकाशवाणी में तुम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। यहाँ सुरेश चंद्र गुप्त जो थे आकाशवाणी में, उनको कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने हमें रेडियो में नाटक का जो सिखाया वो आज तक हमारे जहन में है। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको पेन लेकर जाना है, अंडरलाइन करना है, समय पे आना है। और 2 दिन रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग करवाते थे। ये नहीं कि आज रिहर्सल अभी नहीं, रेडियो के लिए भी प्रॉपर रिहर्सल हम करते थे 2 दिन, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद रंगमंच में नरेंद्र चौहान हैं यहाँ पे, उनके साथ 1981 से लेकर 1988 तक मैंने लगातार रंगमंच किया, जिसमें चांदला जी के साथ, अशोक हंस जी के साथ मैंने अभिनय किया। जी। तो मैम इतना लंबा आपका सफ़र है, रेडियो में तो आपने किया ही है, रंगमंच में आप जो है पार्टिसिपेट करती आई हैं, स्टेज पर भी किया। तो आपकी अगर पसंद की बात करें, या हम ये भी पूछ सकते हैं साथ में आपके साथ कि ज़्यादा टफ क्या होता है, रेडियो पे एक अभिनय करना, किसी कलाकार को अपनी आवाज़ के माध्यम से दिखाना, या स्टेज पर लोगों के सामने? रेडियो पे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब पूछिए क्यों मैम? इसलिए कि आप जब रंगमंच पे होते हैं तो आपके पास कॉस्ट्यूम होता है, आपका साथी कलाकार होता है, आपके पास रंग के लिए जो लाइट्स हैं, साउंड इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती है। रेडियो में साउंड इफेक्ट बाद में डाला जाता है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और आपका जो वहाँ पे भी कलाकार तो होता ही है जिसके साथ आप अभिनय कर रहे हैं कलाकार के रूप में, तो वहाँ पे ज़्यादा टफ होता है। रेडियो में नाटक करना ज़्यादा टफ है। जी। और आपकी अगर पहली पसंद की बात करें, वो रेडियो है या मंच पर अभिनय करना? मेरा मंच पे ही है। जी। मंच के लिए NSD जाना चाहते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई, तो फिर हमने थोड़ा सा
अब कुछ तो करना ही है जीवन में, आगे बढ़ गए। फिर जी। मैंने लॉ की और उसके बेस पे मेरी नौकरी लग गई। जी। फिर भी मैंने बहुत साल के गैप के बाद मैंने 2 बार रंगमंच में अभिनय किया। रेडियो तो चलता ही रहा जी। हमेशा। बात की जाए आपकी नौकरी की, तो आपने 27 साल जो है सेवाएं दी है नगर निगम शिमला में। आप सचिव के पद पर रही और उसके बाद आपने स्वैच्छिक ही आपने जो सेवानिवृत्ति वहाँ से ली। तो उस कार्यकाल में 27 साल के उस पीरियड में बहुत सी योजनाएं आपने चलाई, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और वो 27 सालों का सफ़र कैसा था वो भी ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। उसमें बहुत खट्टी मीठी यादें हैं मेरी। उसमें मैं पहली नगर पंचायत ढली में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, महिला। जी। मैं यहाँ पे थी। उससे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कोई भी महिला अपॉइंट नहीं हुई थी। और उसके बाद ये मर्ज हो गया था नगर निगम में 97 में। तो यहाँ मैंने जो काम किया वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके उत्थान के लिए काम किया। तो उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण देना, उसमें उनको प्रशिक्षण के बाद लोन देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने काम किया। और मैं ऐसे तो क्या कहूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि जो एक जिसको सच में ज़रूरत है तो उस तक मैं पहुंच पाऊं। वो उसको, अगर कई बार बैंक में बहुत चक्कर, बैंक मैनेजर बहुत तरह के फॉर्मेलिटीज़ के लिए उलझा देते हैं, लेकिन जहां मुझे जेन्युइन लगा उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बैंक मैनेजर के पास जाके मैंने लोन सैंक्शन करवाए हैं। और 2 ट्रेनिंग का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। इसमें मीनाक्षी चौधरी जी हैं यहाँ पे, उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया था। ये आप टूरिज़्म, हिमाचल तो टूरिज़्म के लिए बहुत जाना जाता है, तो टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट गाइड की जो ट्रेनिंग है, लेकिन वो सिर्फ टूरिस्ट गाइड का 15 दिन का कोर्स नहीं था। उसमें हमने IT सेल डाला, उसमें हमने टेक्निकल की, अगर वो कल को काम करना चाहता वो वेबसाइट कैसे बनाएगा, वेबसाइट बना के अपना ऑनलाइन कैसे बुकिंग करेगा, वो भी जोड़ा। और हमने उनको शिमला के सारी जगह घुमाया। हमने उनको फील्ड विजिट भी करवाया, जैसे हम शाली का टिब्बा लेकर गए थे। इस सारे प्रोसेस का जो हम ट्रेनिंग दे रहे थे, गेस्ट लेक्चर हमारे पास बहुत, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए, क्योंकि मीनाक्षी कंवर जी जुड़ी थी तो वो आए। और वो उसकी डॉक्यूमेंट्री, एरिना एनिमेशन है एक सिंजोली में, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सारी ट्रेनिंग के बाद, और उस डॉक्यूमेंट्री को प्राइज़ भी मिला। और मुझे उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसमें से कम मेरे ख्याल से 25 या 30 का बैच था, 15 लोग उसमें रेगुलर अभी काम कर रहे हैं। उनका वो 13 की बात है, 13-14 की बात है। अब उनका जो एक एस्टेब्लिश्ड टूरिज्म के सेक्टर में वो जाने जाते हैं। बहुत ही खूब, इतना उम्दा कार्य। 27 साल का ये सफ़र था। हमने बात की AIR की, और आप दूरदर्शन के साथ भी जुड़ी हैं, तो दूरदर्शन का जिक्र ना करें ऐसे कैसे हो सकता है, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। दूरदर्शन की मैंने 1990 में जालंधर दूरदर्शन से ऑडिशन दिया था ड्रामा के लिए। उसी दौरान मेरी जॉब लग गई यहाँ, तो मुझे शिमला आना पड़ा। तो जालंधर के बाद यहाँ तो दूरदर्शन नहीं था। 95-96 के आसपास यहाँ खुला है। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शुरू में नौकरी थी, बच्चे छोटे थे, तो हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते थे। मुझे बुलाया जाता था कि आप आएं, बात करें, पर समय नहीं था। जब एक बच्चों के कार्यक्रम हमने इनोवेटिव उस समय शुरू किया था, और जैसे आज आप हम मुझसे रूबरू हो रही हैं, उस तरह के हमारे जो सीनियर्स थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। जी, बहुत ही खूब। उसके बाद एक स्वस्थ भारत मिशन का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने 13-14 में लाइव यहाँ पे काम किया। उसमें देखिए, ग्रामीण परिवेश में हम एक साधारण महिला जिसको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी नहीं है, तो हम डिफरेंट विषय पे इसमें डॉक्टर्स को बुलाते थे, जो भी समस्या रहती थी तो उसको इनेक्ट करके हम उसको करते थे। जी, बहुत ही खूबसूरत। और आपने अपनी जॉब में रहते भी बहुत उम्दा कार्य किया है, उसके अलावा भी आपके जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है। लेकिन मेरे जहन में सवाल आ रहा है, जैसे अभी अपने बच्चों का जिक्र किया कि एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है
कि अपना घर परिवार भी देखना, और जब समाज में वो बाहर निकलती है और एकदम जज्बे के साथ अपने पद पर जब होती है और कार्य करती है, किस तरह से सामंजस्य बिठाया और कितना मुश्किल था? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि अभी एक बार दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग थी मेरी जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित। मैं जी। अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी, हाँ जी। तो उसको थोड़ी देर बाहर बिठाया। ये सारी चीज़ें, प्रतिबद्धता, आपके लिए जो भी आप करना चाहते हो उसके जी। लिए प्रतिबद्धता और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगर हम टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा करें तो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ता है। बिल्कुल। वो आप घर में भी आपकी जो प्राथमिक ड्यूटी है वो तो आपकी रहेगी रहेगी। आप जब जॉब कर रही हैं, नौकरी में रहते हुए भी आपको काम भी करना है, और वहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं तो आपको अपना काम करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप ये छोड़ के नहीं जा सकते कि जी मैं तो जा रही हूँ। जी। वो नहीं, वो मैनेज करना पड़ता है। जी, तो यानी कि मैनेज करके ही चीज़ें होती है, मुश्किल होता है, लेकिन कुछ करने की चाह हो तो कोई चीज़ जी। नामुमकिन तो है नहीं। आप इतना सुंदर लिखती हैं मैम, तो क्यों ना एक कविता आप हमारे दर्शकों के नज़र कर दें? देखिए, मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। जी। ये नदी और तट एक क्रिएट किया गया है। वो एक पीछे जो भाव है वो पुरुष और नारी का है, और उसको मैंने एक उपमा देकर नदी और तट की बात की है। जी। नदी, नदी हर तट पर हर छोर को छूते ठहरना चाहती है। तट नदी को आगे और आगे धकेल देता है। नदी, नदी जीवन धारा को समेटे आगे बढ़ जाती है। तट ठगा सा उसे जाते देखता रहता है। उसे उसका रुकना भी नहीं भाता और चलना भी अखरता है। उसे उसका रुकना भी नहीं भाता और चलना भी अखरता है। क्यों? नदी आगे और आगे बढ़ जाती है। नदी के गर्भ से निकले समय के पत्थर हर मोड़ पर नए आकार लेते मुखातिब होते रहते हैं, और तट खड़ा कुंठित होता रहता है। नदी मीलों रफ्तार तय करती दिन ब दिन सुंदर स्वच्छ होती जाती है, और नदी को याद करता व्यथित एकांकी निष्प्राण शिला में बदल जाता है। और तट नदी को याद करता व्यथित एकांकी निष्प्राण शिला में बदल जाता है। बहुत खूबसूरत। इस कहानी से कहीं ना कहीं वो भाव आ ही रहा था कि महिला, एक नारी एक नदी की भांति किस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और जीवन में पीछे नहीं देखती, चाहे जो भी चीज़ें हो। मैम, आप हिम सिने सोसाइटी से भी जुड़ी हैं, आप उपाध्यक्ष के पद पर हैं वर्तमान में, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं हिम सिने सोसाइटी से जुड़ी हूँ अभी। ये हिम सिने सोसाइटी हिमाचल में जो एक फिल्म की, हम अगर जनरली बात करें फिल्म का जो कंटेंट है, क्या आप उससे इत्फाक रखती हैं? आज का जो कंटेंट है, आप 60s की फिल्में देखें, गाने, हम हमेशा बात करते हैं कि वो क्या सदाबहार, सदाबहार, और आज जो कंटेंट क्या परोसा जा रहा है सिनेमा में, उसी कंटेंट में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। भारतीयता तो है ही नहीं दिखती। इसी चीज़ को देखते हुए हमने हिम सिने सोसाइटी का यहाँ पे नींव रखी है। जो नए युवा कलाकार हैं, आपके जैसे जो युवा कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मंच, अगर वो मोबाइल पे तो आजकल शॉर्ट फिल्में बन जाती हैं, कोई कंटेंट प्रकृति से संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, और किसी चीज़ से संबंधित है, आपके फैमिली से संबंधित है, आपकी देश से संबंधित है, उस चीज़ को देखते हुए कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी भी तरह का विचार उसके मन में आता है कि पर मैं कैसे शुरुआत करूं, उसको हम फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के माध्यम से बड़े जो इस विधा से जुड़े हैं उनको बुलाते हैं। हमने जो पहला कार्यक्रम किया था, आपने केरला स्टोरी सुना होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, सुदीप्तो सेन उसके निर्देशक हैं, उनको हमने बुलाया था, और HP यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक दिन का फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया था।
उसके बाद हमने कुछ लघु फिल्में बनवाई थी, उसमें प्राइजेस दिए। अभी 5वां भारतीय चित्र साधना फेस्टिवल हुआ है पंचकुला में। आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल से, पूरे भारत में उसमें एंट्रीज आई थी, हिमाचल से 3 प्राइजेस आए हैं। 3 की एंट्री थे, 2 को प्राइजेस मिले। जी जी मैम, कैसे देखती हैं आप, क्योंकि आप खुद काफ़ी लंबे समय से रंगमंच से जुड़ी हैं और आप बहुत से कलाकारों से भी मिलती होगी। हिमाचल की बात करूं तो बच्चों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है इस ओर, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, रुझान हो रहा है और हमारा ये मानना है, हमारे एचपी यूनिवर्सिटी में अभी जो पत्राचार का जो सिलेबस है उसमें फिल्म मेकिंग नहीं, जो आपका के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ तो न्यू मीडिया पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो होना चाहिए जी। न्यू मीडिया के तहत फिल्म मेकिंग, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें इक्विपमेंट्स की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है देखने की। लेकिन मेरे हिसाब से आज के समय में ये आपके हरियाणा में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ फिल्म मेकिंग पढ़ाई जा रही है। आपकी जर्नलिज्म में एक पूरा सब्जेक्ट और एक पूरा चैप्टर होना चाहिए। जी, तो उस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारी कोशिश तो है। हम तो अभी इसके साथ हिमाचल में अभी नई शिक्षा नीति के तहत आपने ड्रामा सुना होगा, विषय पढ़ाया जाएगा, उसमें भी ड्रामा विभाग नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये बात की गई थी, लेकिन देखिए कब समय कितना लगता है इसके। जी, बहुत खूब। और हिम सिने सोसाइटी तो अपनी ओर से जो कार्य है वो कर ही रही है, और जैसे आपने खूबसूरत बात बताई कि वो जो भारतीयता है, वो जो संस्कार है, वो फिल्मों के थ्रू या लघु फिल्मों के थ्रू जो है दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको संजोने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास की आप पहली महिला है जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जो सदस्य है। कैसा महसूस करती है और कितनी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जी। इसके लिए ये होता है कि आपका साहित्यिक रुझान हो या कुछ हो, उस तरह से नॉमिनेशन मेरी हुई जी। और मुझे 5-7 बार स्क्रीनिंग का भी मौका मिला है। हमारा ज़्यादा रोल ये होता है कि वहाँ पे कि हमें कंटेंट पे नहीं हम ज़्यादा बात कर सकते, हमें देखना होता है कि एक्ट के बाहर कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई अपशब्द वाली भाषा या देश को तोड़ने वाला कुछ ऐसा या कोई लॉ के खिलाफ तो नहीं कोई बात कही जा रही है, वहाँ पे हम रोक लगा देते हैं। जी। तो कैसा महसूस करते, क्योंकि इतने कलाकारों से मिलना होता है और आप हिमाचल का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है वहाँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं, वो स्क्रीनिंग के समय में हमें अलाउड नहीं होता है, हमें डिस्टेंस बना के बैठना होता है। वहाँ निर्देशक के साथ भी अगर ज़रूरत हो तो अगर कोई हमारी डिफ़िकल्टी कोई चीज़ समझ में, तब बाद में बुलाते हैं, नहीं तो स्क्रीनिंग के समय कोई भी नहीं होता। बात की जाए साहित्य की, तो साहित्य में ही आपने जो है पार्टिसिपेट किया था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जो मॉरिशस में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हिंदी की जो धाक है, हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, वो किस तरह से हो रहा है, और आपने प्रतिनिधित्व किया तो वो कैसा था, वो लम्हा, वो सफ़र? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला वहाँ। मैं कोई बहुत बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ जी, और लेकिन महिला, क्योंकि मैं यहाँ पे भाषा कला संस्कृति अकादमी की नॉमिनेटेड सदस्य थी, निष्पादन कला में, निष्पादन में परफॉर्मिंग आर्ट में, उसी के नाते से मुझे वहाँ भेजा गया था। और वहाँ क्योंकि पूरे भारत से आए हुए थे, हमारा तो रोल था कि हमें देख रहे हैं कि डिस्कशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं था, लेकिन मौका के विश्व में हिंदी के लिए मॉरिशस किस जाने के, हमने अपनी जड़ें हम भूलते जा रहे हैं। मुझे इतनी हैरानी हुई, वहाँ हर घर के बाहर उन्होंने अपनी संस्कृति को इतना संजो के रखा है। हनुमान का पूरी मूर्ति लगाई हुई थी, क्योंकि आपको शायद थोड़ा सा जानकारी नहीं होगी, जो बिहार के लोग हैं, गटमिटिया उनको बोलते हैं, उनको वहाँ भेजा गया था, अंग्रेज लेकर गए थे और उनको काम कराने के लिए लेकर गए थे। उनको खाने को नहीं दिया जाता था, उनको वो नहीं, तो उनके साथ क्या था, उनके साथ उनका भगवान था, उनकी वो आस्था थी जिसके कारण वो जिंदा रह पाए। उसी आस्था, उसी भाषा को उन्होंने छोड़ा ना, उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा। आज हमसे ज़्यादा हिंदी वो सीखते हैं वहाँ पे मॉरिशस में। उनकी 3 लैंग्वेज है, फ्रेंच वो सीखते हैं, मॉरिशस में हिंदी वो जानते हैं, अंग्रेज़ी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो बोलते ही
वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बहुत खूब। आपकी पहली किताब की बात करें तो वैसे तो साहित्य में आपकी पहले से रुचि थी, आपका मास्टर्स भी हिंदी में, लेकिन लिखने की बात की जाए कि पहली किताब मैं लिखूंगी, तो वो थॉट कहाँ से आया और किस तरह का रहा वो जब आपने पहली किताब लिखी थी अपनी? मैं क्या बताऊं, देखिए शौक होता है, बहुत सारों की कविता पोइट्री मेरी संकलन था, पर मैं साहस नहीं जुटा पा रही थी पब्लिश करने का। 2018 में मैंने करवाया, तो लकीरें बोलती हैं, उसमें मेरी जो किताब है उसमें जो कविताएं थी वो उसकी जर्नी बहुत लंबी थी। उसके बाद मेरी सफ़र में सभी कहानी संग्रह आया, वो 2011-12 की लिखी हुई थी कहानियाँ सारी, उसी दौरान लिखी थी, लेकिन मैंने छपवाई जाके 22 में जी। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत श्रम, और यही था कि क्या वो उस लेवल पे छपवाने के लिए है या नहीं। फिर मेरा एक प्रयास मैंने जो किया, हिमाचली महिला कथाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं जानता, जबकि वो स्थापित हैं। रेखा वशिष्ठ हैं, रेखा डडवाल जी हैं और डीमरी मैम है, वो सभी स्थापित हैं। वो उनको आपकी बहुत ही फेमस बुक है वागीशा, उसमें आपने बताया जी, उसके बारे में जरूर बताएं। तो हंस में उनकी कहानियां छप चुकी हैं, लेकिन मैंने 22 कहानियों का जो संकलन किया उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले उन महिलाओं को, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है जी, और उसमें नए चेहरे भी थे, जैसे प्रोमिला है, अभी एक दक्षा थी, उनकी थी और भी बहुत सारी थी हमारे साथ, जिनको प्रियंका वैद्य तो स्थापित हैं यहाँ पे, साहित्यकार हैं, उनकी 22 किताबें आ चुकी हैं, उनको भी मैंने शामिल किया था जी। बहुत ही खूब। और अभी कुछ समय अब आपकी जो एक नई किताब आने वाली है, रंगमंच से ही जुड़ी वो किताब है और वो भी काफ़ी चर्चा में है, तो उसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएंगे तो? हमारे मेरे एक रंगकर्मी सहकर्मी हैं, उन्होंने एक दिन वैसे ही बात चल रही थी, तो मैंने कहा मुझे एक थॉट आ रहा है कि रंगमंच की बात तो होती है, सभी करते हैं, लेकिन रंगमंच अपने काल विशेष को अगर अंग्रेज कोई लिख के ना जाते, शिमला में गेटी थिएटर में कैसा हुआ तो कोई जान ना पाता कि उस समय अर्ली 80s में 1800 में किसने, अंग्रेज ने कहाँ कब परफॉर्म किया था। लेकिन अंग्रेजों ने लिखा, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इस तरह का अभिलेखन की कोई इतनी ज़्यादा कोई विरासत नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने करना है, तो मैंने एक इतना लंबा शोध का विषय था, तो मैंने उसको डिवाइड किया 1970 से 2023 के बीच जो बेस्ट यहाँ पे निर्देशक थे गेटी थिएटर में, जिन्होंने परफॉर्म किया, कलाकारों को लेती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो जो बेस्ट निर्देशक थे उनका संकलन मैं लेकर आ रही हूँ। किताब के 3 पार्ट है, उसमें शुरू के पार्ट में जो पुराना अंग्रेज़ों के समय जो थिएटर था उसका भी थोड़ा पता चलेगा, उसके बाद जो थिएटर हुआ उसका, उनकी रंगमंच यात्रा, उन्होंने कैसे शुरू किया रंगमंच, उनकी यात्रा है। और तीसरे पार्ट में हमने रंगमंच से विधा से जुड़ी जो अलग अलग आलेख हैं उनके, जैसे मंच सज्जा हो गई, आपकी कॉस्ट्यूम हो गई, निर्देशन की बात हो गई, आपकी ध्वनि की बात होगी, प्रकाश व्यवस्था की बात होगी, उस पे सारी चर्चा है जी। बहुत ही खूब। तो आपने बचपन में एक सपना देखा कि जीवन में कुछ करना है और फिर बहुत कुछ किया। आप लेखिका है, रंगमंच से जुड़ी हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो आज इस मंच से जाते जाते खासकर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि जीवन में कुछ करना है तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो क्या सोच रखी जाए और वो क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी है? देखिए, पहले तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैं कल्पना करती हूँ अपने आप को देखते हुए कि जब आपकी उम्र में थे तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, कहीं आप आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो भी करना चाहते हैं उसको योजनाबद्ध तरीके से करें। आप एक साथ 10 जगह अगर काम करने के लिए प्रयास करेंगे वो आप इतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक साथ ना करें, एक को उठाएं, और निरंतरता और प्रतिबद्धता आपको हमेशा आगे लेके जाती है। बहुत ही खूब। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आप कार्यक्रम में आई और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके जीवन के बारे में तो आपसे जाना ही, साथ में आपका एक खूबसूरत संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ी थी भारती कुठियाला जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी आज की महिलाएं शिखर को चूम रही है और हम आशा करते हैं कि आप भी जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को आप ज़रूर पूरा करें। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।